नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग पेपर कोड 15 पॉपुलेशन स्टडीज़ के कुछ नोट्स देखेंगे जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे आगे। तो कृपया एंड तक बने रहें। ये मेरा जेड स्कोर चैनल है, इस पर आपको यूजीसी नेट प्रिपरेशन और आईएसएस प्रिपरेशन मिल सकती है। आइए तो आज हम लोग पेपर चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि पॉपुलेशन स्टडीज़ नेचर एंड स्कोप है। तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम सबसे पहले थॉमसन और कार्ल सॉन्डर्स ने दिया था। तो ये हिस्ट्री है जहाँ से हम लोग पॉपुलेशन स्टडीज स्टार्ट करते हैं। तो ये कई बार नाम आता है एग्ज़ाम में कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था। तो थॉमसन या कार्ल सॉन्डर्स, कोई भी हम लोग लगा सकते हैं। अगला है पॉपुलेशन स्टडीज़ वर्सेस डेमोग्राफी। हम लोग ये दोनों टर्म जो है पॉपुलेशन स्टडीज़ और डेमोग्राफी इंटरडिपेंडेंटली यूज़ करते हैं, इंटरचेंजेबली। तो लेकिन होता नहीं है सेम। हम लोग जब डेमोग्राफी, जो डेमोग्राफर्स होते हैं वो लोग इसको दोनों को अलग अलग स्टडी करते हैं। जो पॉपुलेशन स्टडीज़ है उसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और जो डेमोग्राफी होती है, डेमोस का मतलब होता है पीपल। तो सिर्फ यहाँ पे हम लोग पीपल की स्टडी करते हैं, जो पॉपुलेशन चेंज हो रहा है सिर्फ वो कंसिडर करते हैं। तो ये डेमोग्राफी जो छोटा टर्म है, पॉपुलेशन स्टडीज़ जो है बड़ा टर्म है हमारा। उसके बाद ये क्वेश्चन आया था 2021 में कि फादर ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़ किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़ जॉन ग्रांट को कहा जाता है। इन्होंने पहली बार ये वर्ड भी, डेमोग्राफी वर्ड भी यूज़ किया था। और इनका एक पेपर है द ऑब्जर्वेशंस। इसमें इन्होंने पेपर पब्लिश किया था। उसमें उन्होंने कुछ काम किया था, उस जगह की डेमोग्राफी को स्टडी किया था। तो ये उनका ऐसे मैच द कॉलम में भी आ सकता है कि द ऑब्जर्वेशंस किसने किया था, किसने लिखा था। तो जॉन ग्रांट ने लिखा था। पॉलिटिकल अर्थमेटिक किसने लिखा था, तो विलियम पेटी ने लिखा था। पॉपुलेशन ग्रोथ माइट सरपास रिसोर्सेज, ये जो है मैल्थस थ्योरी होती है पॉपुलेशन स्टडीज़ में, मैल्थेसियन थ्योरी। उसमें हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ माइट सरपास रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि रिसोर्सेज जो हैं उसका कुछ लिमिट है और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो उसको सरपास कर जाएगा, तो एक बहुत दिक्कत होगी पॉपुलेशन को सर्वाइव करने के लिए। तो इसलिए रिसोर्सेज हमेशा, तो मैल्थस थ्योरी का जो कंक्लूजन था कि हमको पॉपुलेशन ग्रोथ को कंस्ट्रेंट करके रखना है, कम करके रखना है, ताकि हमारे रिसोर्सेज पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकें। और मैल्थस ने दो पेपर लिखे थे एक तरह से। एन ऐसे ऑन पॉपुलेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये लंबा पेपर का नाम था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशंस, इसको शॉर्ट में ये भी आ सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किसने लिखा, तो मैल्थस ने लिखा था। अब कुछ देश में जहाँ पे हम लोग सेंसस रिकॉर्डिंग होती है, जो देखते हैं उनके ईयर्स क्या थे। तो यूएसए में सेंसस 1790 से स्टार्ट हो गए थे, जो कि सबसे अर्लीस्ट वहीं से स्टार्ट हुए थे। इंग्लैंड और फ्रांस में 1801 से स्टार्ट हुए थे। और इंडिया में जो सेंसस अगर पूछा जाएगा कि फर्स्ट सेंसस कब हुआ, तो हम लोग कहेंगे 81 में हुआ था। लेकिन उसके पहले एक बार सेंसस हुआ था 1872 में। लेकिन 1872 में सारे जो इंडियन टेरिटरी है वो पूरी कवर नहीं हुई थी। जैसे यूनाइटेड प्रोविंस है आज का उत्तर प्रदेश, तो वो कवर नहीं हुआ था 1872 के सेंसस में, इसलिए उसको काउंट नहीं करते हम लोग कि वो सेंसस है। दूसरी बात, इसमें हम लोग काफ़ी लिमिटेशंस थी, तो इसलिए हम लोग इसको काउंट नहीं करते कि एज अ सेंसस। इनुमरेशन हुआ था पर कंप्लीट इनुमरेशन नहीं हो पाया था, पूरी टेरिटरी का इनुमरेशन नहीं हुआ था, इसलिए उसको हम लोग सेंसस काउंट नहीं करते हैं। और 1881 के सेंसस को हम लोग पहला सेंसस मानते हैं इंडिया का। तो अगर पूछा जाए इंडिया का पहला सेंसस कब हुआ था, तो 1881 में हुआ था। स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ डाइवोर्स, ये जो एक पेपर है ये किसने लिखा था, विलकॉक्स ने लिखा था। स्टेबल पॉपुलेशन प्रॉब्लम, लोटका एंड डबलिन। तो लोटका एंड डबलिन ने स्टेबल पॉपुलेशन प्रॉब्लम, स्टेबल पॉपुलेशन क्या होता है उसके बारे में लोटका एंड डबलिन ने पेपर पब्लिश किया था। कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये पहला हुआ था स्टॉकहोम में 1972 में। तो ये क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद 3 कॉन्फ्रेंस हुए थे पॉपुलेशन में हम लोगों के, टोटल अभी तक 5 हो चुके हैं। और पहले 3 ये हैं, रोम में 1954 में, बेलग्रेड में 1965 और बुकारेस्ट में 1974। ये हमारे पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंसेस हैं, उनका प्लेस और उनका ईयर। और 1974 ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि विच ईयर इज़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ईयर, तो वो बुकारेस्ट है 1974। इंटरनेशनल यूनियन फॉर साइंटिफिक स्टडी एंड पॉपुलेशन, ये IUSSP है। जैसे यूएन में एक पॉपुलेशन स्टडीज़ के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, उस तरह से एक और इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन।
इसके कुछ पेपर्स पब्लिश होते हैं ईयरली, जिसमें हमें डेटा और डेवलपमेंट की जानकारी मिलती है। ये आ सकता है कि IUSSP का फुल फॉर्म क्या है, इस तरह से प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इस पर सबसे पहला काम जो किया था किंग्सले डेविस ने किया था। किंग्सले डेविस जो थे डेमोग्राफर थे ब्रिटिश राज के टाइम पे, और उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान, मतलब उस समय का जो यूनाइटेड इंडिया था उसका बहुत ही अच्छे से स्टडी किया था। पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स इन इंडिया, अब ये जो है ना पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, ये करके बहुत सारे नाम हम लोग को कन्फ्यूजिंग लग जाएंगे कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स कई बार आ चुका है। ऊपर भी हम लोगों ने नाम पढ़ा था अभी पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, और ये जो है पॉपुलेशन प्रॉब्लम स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये PK वट्टल ने लिखा था ये पेपर। ट्विलाइट ऑफ पेरेंटहुड, ये एनेट चार्ल्स ने किया था काम इस पर। तो ये हमें बस याद करना है कि कौन सा पेपर है या कौन सा कॉन्सेप्ट है या काम है और किसने किया है। तो ट्विलाइट ऑफ पेरेंटहुड, एनेट चार्ल्स। फूड प्लानिंग फॉर 400 मिलियन, तो ये डॉक्टर मुखर्जी ने किया था। और ये आज़ादी के बाद, जब हम लोग की पॉपुलेशन, आज़ादी के जस्ट बाद जब हम लोग की पॉपुलेशन 400 मिलियन होने वाली थी, उस टाइम पे ये पेपर डॉक्टर मुखर्जी ने पब्लिश किया था कि फूड प्लानिंग फॉर 400 मिलियन। फर्स्ट एशियन पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुआ था 1963 में। एशियन की ज़रूरत क्यों पड़ी? और किसी देश का, और किसी कॉन्टिनेंट में ऐसा नहीं होता है, लेकिन एशियन में होता है, क्योंकि एशिया की ही पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। साउथ एशिया का कहें तो चाइना और इंडिया को मिलाकर ही यहाँ पे लगभग 25% पॉपुलेशन या उससे ज़्यादा हम इन्हीं दो देशों में बटी हुई हैं। जर्नल एक है डेमोग्राफी इंडिया, IASP इसको पब्लिश करता है। आते हैं चैप्टर 2 पे, सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डेटा। तो सेंसस जो है, सबसे पहले हम लोग सेंसस ही दिमाग में आता है। तो सेंसस कैसे होता है? ये कई सारे मेथड होते हैं डेटा कलेक्ट करने के, उनमें से एक है सेंसस। सेंसियर इसका लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है वैल्यू या टैक्स। तो जैसे पुराने समय में टैक्स कलेक्शन होता था तो सारे लोगों से करते थे, या वैल्यू कुछ है, तो इसलिए इसका नाम सेंसस पड़ गया कि हम लोग टोटल इनुमरेशन कर रहे हैं, पूरे देश की एक वैल्यू निकाल रहे हैं। तो वो है, सिर्फ काउंटिंग के लिए नहीं होता ये, इसके अलावा हम लोग और डेटा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सेंसस एवरी 5 ईयर्स, इंडिया में हर 10 साल में सेंसस होता है, पर UK और जापान ऐसे दो देश हैं जहाँ पे हर 5 साल में सेंसस होता है। UK जापान में हो भी सकता है क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन छोटी है, तो वहाँ हो सकता है। तो ये सवाल आ सकता है कि किन देशों में 5 साल में सेंसस होता है, तो UK और जापान में होता है। इंडियन सेंसस एक्ट जो आया था वो 1948 में आया था, आज़ादी के जस्ट बाद ये एक्ट आया था, इंडियन सेंसस एक्ट। इसके तहत ये था कि हम लोग जब कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं सेंसस में, पहली बात तो ये सेंसस की तरफ से था कि जो रजिस्ट्रार जनरल है जो सेंसस करवाते हैं, वो जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो डेटा हम लोग, रजिस्ट्रार जनरल वो डेटा किसी भी तरह से किसी और को नहीं देंगे या कहीं और नहीं यूज़ करेंगे, वो सिर्फ काउंटिंग के लिए यूज़ होगा या पॉलिसीज़ बनाने के लिए यूज़ होगा। पहला ये था। और दूसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस एक्ट का एक पॉइंट था कि कुछ भी हम बताएंगे, जो लोगों से पूछा जाएगा, तो कुछ भी अगर वो बताते हैं तो वो कभी भी सिविल कोर्ट में या किसी कोर्ट में जस्टिस के लिए नहीं यूज़ किया जाएगा। अगर मेरे से पूछा गया कि आपने कभी चोरी की है और मैंने बोल दिया हाँ मैंने 2 बार चोरी की है, तो वो एज एन एविडेंस नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसलिए किया गया कि लोग ईमानदारी से जवाब दें, ठीक है, जिससे पॉलिसीज़ बनाने में आसानी हो। क्वेश्चन आयर जो बना था स्टार्टिंग में, ये अभी के हिसाब से नहीं है, अभी के हिसाब से इसमें 2 पॉइंट्स और ऐड हो जाते हैं। तो क्वेश्चन आयर में क्या था? हाउस लिस्ट, हाउस होल्ड शेड्यूल और इंडिविजुअल स्लिप। तो हाउस लिस्ट में क्या होता है कि जब सेंसस की तरफ से कोई ऑफिशियल आते हैं हमारे यहाँ, तो हाउस लिस्ट की जाती है, ये हाउस नंबर 1 है, ये कॉलोनी है, ये हाउस नंबर 1 है, ये हाउस नंबर 2 है, ये हाउस नंबर 3, इस तरह से हाउस शेड्यूल। और उसके बाद इंडिविजुअल स्लिप। इंडिविजुअल स्लिप में पहले 16 आइटम्स थे, और उसमें जैसे होता था कि मैरिड हैं तो कितने साल मैरिड को हो गए, काम करते हैं, सर्विस करते हैं, या एग्रीकल्चर है या बिजनेस है तो किस तरह का, इस तरह के इंडिविजुअल क्वेश्चन जो होते थे वो होते थे यहाँ पे। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, ये बोर कमेटी, जोसेफ बोर थे, ये ब्रिटिश राज में एक ऑफिसर्स है, तो उनकी एक कमेटी थी हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी।
इस पे कई बार सवाल आ चुका है कि ये नाम दे देता है, उसके बाद पूछता है कमेटी कौन सी थी, तो बोर कमेटी थी। बोर कमेटी में फोकस किया गया था मैटरनल और ये इन्फेंट हेल्थ पे। तो अगर कभी कभी इसके नाम के बजाय हम लोग को उसका डिटेल दे देता है कि किस पे फोकस था, तो हम लोग कहेंगे कि वो चाइल्ड हेल्थ और मैटरनल हेल्थ के ऊपर इनका फोकस था। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, तो ये एक 1969 में आया था कि हमें अगर बर्थ हो रहा है या डेथ हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। चैप्टर 3 वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ नोट्स बनाने में सिर्फ यही एक चीज़ थी कि हमारा पॉपुलेशन चेंज होता कैसे है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन एस्टिमेट्स, विलकॉक्स एंड सॉन्डर्स। विलकॉक्स का भी नाम हमने ऊपर पढ़ा, सॉन्डर्स का भी पढ़ा था अभी। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन एस्टिमेट्स ये जो है 1650 से 1900 में ये इन्होंने एस्टिमेट दिया था विथ हिस्टोरिक एविडेंस कि उस समय में पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरह रही होगी पूरी दुनिया भर की। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ये रेट जो है वो हाई है, यहाँ रेट हमारा मीडियम है और यहाँ रेट हमारा लो है, और ये टाइम है इधर। तो टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, अगर हमारा बर्थ रेट हाई है और हाई से लो की तरफ आ रहा है ये बर्थ रेट, और डेथ रेट भी हाई से लो की तरफ आ रहा है। लेकिन डेथ रेट में क्या होता है, इन जनरल देखा जाता है कि जब हमारे हेल्थ कंडीशंस अच्छे होते हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो डेथ रेट तो बहुत तेज़ी से कम हो जाता है। तो इसलिए सडन सडन यहाँ पे एक फॉल दिख रहा है डेथ रेट में, लेकिन बर्थ रेट में वो फॉल हमें देर से दिखता है। तो इसलिए एक गैप बनना स्टार्ट हो जाता है, ये गैप है, ये गैप बनना स्टार्ट हो जाता है, और यही इसी गैप को हम लोग नेचुरल इंक्रीज़ बोलते हैं। तो नेचुरल इंक्रीज़ क्या होता है, पॉपुलेशन में जो इंक्रीज़ होता है बी माइनस डी, जितने बर्थ हो रहे हैं माइनस डेथ, तो ये नेचुरल इंक्रीज़ होता है। तो बर्थ जितने हो रहे हैं इतने बर्थ हुए, और यहाँ पे डेथ हुए इतने, तो ये जो नेचुरल इंक्रीज़ है वो ये है, बीच का गैप, ठीक है। तो ये होता है पहला फेज़, ये होता है दोनों बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई है, फिर डेथ रेट कम हो गया, बर्थ रेट हाई रह गया, उसके बाद डेथ रेट और कम हो गया, बर्थ रेट थोड़ा कम हुआ है, उसके बाद दोनों एकदम लो पे आ गए। तो ये चीज़ हमें दिख रहा है कि दोनों अगर लो हैं या दोनों हाई है, तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट रह रहा है। और इसके बाद ये जो डॉटेड लाइन है, ये हमारा बर्थ रेट है, बर्थ रेट नीचे चला जाएगा और डेथ रेट ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये यहाँ पे तो नेचुरल इंक्रीज़ हो रहा था, यहाँ पे नेचुरल डिक्रीज़ होगा। जब हमारे बर्थ कम होंगे और डेथ ज़्यादा होंगे तो नेचुरल डिक्रीज़ होगा। तो ये लॉजिकल भी है कि डेथ तो पक्का है कि डेथ होनी है एक समय के बाद, ठीक है। लेकिन बर्थ में क्या होता है, कमी आती है, तो उसके लिए से मोमेंटम जो जनरेट हो जाता है, तो इसलिए हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बर्थ रेट और कम होगा। और डेथ रेट में क्या है, मिनिमम लेवल से नीचे हम लोग नहीं जा सकते हैं, वो डेवलप्ड नेशन हो चाहे जैसे भी हो, वो कितना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं, एक लेवल से नीचे नहीं जा सकते हम लोग। तो चैप्टर 8 में बस ये ग्राफ है, ये ग्राफ याद करना है और कुछ नहीं है। चैप्टर 3 में, सॉरी, चैप्टर 4 आते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। अब इंडिया की बात करते हैं। ये जैसे मैंने अभी बताया था ऊपर कि पहला सेंसस जो हुआ था, हम लोग जब बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे 1881 में, लेकिन जब हमें पहला एनुमरेशन अगर आ गया कि पहला एनुमरेशन कब करवाया गया था इंडिया में, तो 1871 या 1872 लिख सकते हैं। लेकिन जब आएगा कि पहला सेंसस कब हुआ था, तो 1881 में हुआ था। किंग्सले डेविस एस्टिमेटेड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम क्रिश्चियन एरा टू 1871। जब 1881 में तो सेंसस हुआ था एनुमरेशन, लेकिन हमारे पास जो पुराने डेटा हमारे पास नहीं थे कि पुराने समय में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी रही होगी। तो किंग्सले डेविस ने इंडिया और पाकिस्तान के पॉपुलेशन पे काम किया था, और इन्होंने ही इंडिया की जो पॉपुलेशन है उस समय जो यूनाइटेड इंडिया थी उसका पॉपुलेशन प्रोजेक्शन किया था क्रिश्चियन एरा से 1871 तक। सॉरी। तो क्रिश्चियन एरा मतलब कि जब हमारा ये ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू होता है तब से 1871 तक जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ था इंडिया में। अब ये एस्टिमेट किया कैसे गया, तो जो हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस थे, मौर्य एम्पायर और बाकी सब चीज़ें, तो वहाँ से जो हमें एविडेंस मिल रहे थे, हम लोग नहीं, किंग्सले डेविस ने उससे एक एस्टिमेशन निकाला था कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी रही होगी। उन्होंने एक जो बात पाई थी वो ये थी कि इंडिया में एक जो बर्थ रेट है वो लगभग सेम रहा था, बस समय समय पे एपिडेमिक्स की वजह से या फ्लड्स की वजह से, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से
डेथ रेट कुछ एक दो साल, मतलब कुछ 10 या 15 साल के पीरियड पे 1-2 साल के लिए डेथ रेट बढ़ जाते थे। अदरवाइज हम लोग का फर्टिलिटी रेट जो था वो लगभग सेम था, कांस्टेंट था। इंडिया का अब ग्रोथ रेट देखते हैं, तो कब से कब तक कितना रहा है। तो 1941 टू 51 में ये 13.31% था। ये 51 के सेंसस में आया था। 1961 के सेंसस में पता चला कि पिछले डेकेड में 21.6 है और उसके बाद 24.8 है। अभी हम लोग की ग्रोथ 17% कुछ चल रही है। 1921 टू 71 पॉपुलेशन डबल्ड इन 15। तो यहाँ पे ये है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है 1921 में जितना था उसका डबल हो गया 1971 में। तो विद इन 50 ईयर्स हम लोग की पॉपुलेशन डबल हो गई है। डेमोग्राफिक डिवाइड। डेमोग्राफिक डिवाइड का मतलब होता है जब सडन इंक्रीज आए। हम लोग का पॉपुलेशन अभी यहाँ चल रहा है और सडन जो ये ऐसा शेप बनता है, हम लोग का लॉजिस्टिक कर्व जैसा शेप बनता है पॉपुलेशन में। तो ये जो फेज़ है यहाँ से यहाँ तक, ये जो अचानक से इंक्रीज़ हुआ है, इसी को हम लोग पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिवाइड या तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। एक्सप्लोड हो गया यहाँ पे, अचानक से बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी बोलते हैं। इंडिया एक केस में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन 1921 में आया था, जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो 1921 में हम लोग का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था। फिर इंडिया का जो है वो 2.4% ऑफ द लैंड ऑफ द लिथोस्फेयर लैंड एरिया 2.4% इंडिया के पास है। और मोर देन 16 अराउंड 16% पॉपुलेशन है हमारे पास। अब हम लोग देखते हैं लास्ट 5th चैप्टर पॉपुलेशन थ्योरीज। मैल्थेशियन थ्योरी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात की थी इस पे ऊपर। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ मोर देन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फूड सप्लाई। तो जब हम लोग जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके ग्रोथ को या उनकी सप्लाई को सरपास कर जाएं पॉपुलेशन ग्रोथ, तो हम लोग ये जो थ्योरी थी वो मैल्थेशियन थ्योरी थी। और ये लोग इसी बात पे जोर देते थे कि इस कारण से कि हम लोग एक समय आएगा कि हम लोग जो रिसोर्सेज हैं उसको सरपास कर जाएंगे, तो इस वजह से हम लोग को अपनी पॉपुलेशन पे कंट्रोल लाना चाहिए। ये इनकी थ्योरी थी। इसके अगेंस्ट में कुछ लोग थे, जैसे कार्ल मार्क्स इसके अगेंस्ट में थे। उनके हिसाब से पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, तो वो उसके विरोधी थे मैल्थूसियन थ्योरी के। इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस विलियम गुडिन। तो इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस, तो ये पेपर जो था वो विलियम गुडिन ने दिया था। क्लासिकल एंड वर्सेस न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स। तो क्लासिकल में कौन कौन है? एडम स्मिथ जो रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, जिनके बाद इन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स के मेंबर थे। इकोनॉमिक्स फाउंडेशन बेटर अंडर फ्री एंड प्राइवेट इनिशिएटिव रादर देन अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। इनका ये मानना था, जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स को बिलोंग करते थे, उनका ये मानना था कि जो इकोनॉमिक फंक्शंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो प्राइवेट होने चाहिए, ना कि गवर्नमेंट। और इसके अगेंस्ट में जो न्यू क्लासिकल थे उसमें हमारे कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स को हम लोग जानते हैं कि ये फादर ऑफ कम्युनिज्म भी हैं। तो कार्ल मार्क्स को हम लोग फादर ऑफ कम्युनिज्म भी मानते हैं। इनका ये मानना था कि पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो उसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, तो इसलिए ये इसके अगेंस्ट में थे मैल्थेशियन थ्योरी। एडम स्मिथ मैल्थेशियन थ्योरी के सपोर्ट में थे, जहाँ की कार्ल मार्क्स मैल्थेशियन थ्योरी के ऑपोजिट में थे। ऑप्टिमम पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट जो है एडविन कैनन ने दिया था। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होता है कि एक पॉपुलेशन जो कि सस्टेन कर पाए अपने ही रिसोर्सेज पे, तो उसे ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहते हैं। कार्ल मार्क्स एंड एंजल रिजेक्टेड मैल्थूसियन थ्योरी। मैंने अभी बताया, एंजल कार्ल मार्क्स के एक दोस्त थे, जो कि साथ में इन लोगों ने कम्युनिज्म थ्योरी दिया था। तो ये दोनों लोग रिजेक्ट करते थे मैल्थूसियन थ्योरी को। लॉजिस्टिक लॉ जो था, अभी हम लोगों ने देखा कि जो ग्राफ होता है पॉपुलेशन का वो ऐसा होता है। तो ये लॉजिस्टिक कर्व होता है, इसी को लॉजिस्टिक कर्व या पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल भी कह सकते हैं। तो ये पर्ल एंड रीड ने दिया था। लॉ ऑफ पॉपुलेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट, ये कई बार आ चुका है, माइकल थॉमस। तो ये माइकल थॉमस ने दिया था।
डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये नोटिस्टीन ने दिया था। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता क्या है? हाई स्टेशनरी स्टेज, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, लो स्टेशनरी स्टेज, डिक्लाइनिंग स्टेज। तो हाई स्टेशनरी स्टेज मतलब अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था, हाई स्टेशनरी स्टेज यहाँ पे। उसके बाद हम लोग का जो ग्राफ था, जो एक ये था और एक ये था, तो ये ऊपर वाला जो है वो बर्थ है और नीचे वाला जो है वो डेथ है। तो स्टेशनरी है यहाँ पे, पहला ये स्टेज हो गया। अर्ली एक्सपेंडिंग, तो यहाँ एक्सपेंड हो रहा है पॉपुलेशन, ये दूसरा स्टेज हो गया। तीसरा हो गया लेट एक्सपेंडिंग यहाँ पे, और फिर लो स्टेशनरी यहाँ पे, और फिर डिक्लाइनिंग स्टेज। डिक्लाइनिंग स्टेज मतलब ये जो हम लोगों ने डॉटेड बनाया था उसमें ग्राफ में, यहाँ पे डिक्लाइन होगा। यहाँ डिक्लाइन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो डेथ है, डेथ का ग्राफ ऊपर आ गया और बर्थ का ग्राफ नीचे चला गया, तो इसलिए जो नेचुरल इंक्रीज़ नहीं होगा, नेचुरल डिक्रीज़ होगा, तो ये डिक्लाइनिंग स्टेज है। तो हमारे 5 स्टेज आते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल में। तो ट्रांजिशन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, पॉपुलेशन कैसे चेंज हो रहा है, तो ये थ्योरी और ये जो 5 स्टेज हैं ये हमें नोटिस्टीन ने दिया था। चैप्टर 6 पे आते हैं, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें पहला है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ मेल्स पर 100 और 1000 फीमेल्स। तो पहले 100 फीमेल्स हम लोग यूज़ करते थे कैलकुलेशन में, अब हम लोग 1000 फीमेल्स यूज़ करते हैं। तो जैसे एक सोसाइटी है, वहाँ पे 1000 लड़कियाँ हैं और 1005 लड़के हैं, तो हम लोग का वहाँ का सेक्स रेशियो जो होगा 1005 होगा। एक होता है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? हम लोग 0 to 4, 5 to 8 ऐसे करके हम लोग अलग अलग एक क्लासेस बना लेते हैं। उसमें हम लोग मेल्स और फीमेल्स का फिर पॉपुलेशन लिखते हैं और उसके बाद उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है? परसेंटेज मेल और परसेंटेज फीमेल। तो ये हमें पूरा एक परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे देता है कि हमें 0 to 4 एज ग्रुप में कितने परसेंटेज ऑफ मेल्स हैं, कितने परसेंट ऑफ फीमेल्स हैं, और इस तरह से। तो ये हमारा परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम लोग जो पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। एक होता है डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो मतलब कि ये जो एज ग्रुप है हमारा 15 to 64, इस एज ग्रुप को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन। इंडिपेंडेंट मतलब कि ये लोग खुद से कमाते हैं, खुद पे स्पेंड करते हैं और बाकियों पे स्पेंड करते हैं, तो ये बर्डन नहीं है किसी के ऊपर। और जबकि ये जो दो पॉपुलेशन मॉडल, दो एज ग्रुप्स हैं 0 to 14 और 65 एंड अबव, तो ये जो पॉपुलेशन है इसको हम लोग कहते हैं बर्डन या डिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो बर्डन पॉपुलेशन अपॉन जो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है इंटू 100, ये हमारा डिपेंडेंसी रेशियो होता है। एज सेक्स पिरामिड जो होता है, पिरामिड से नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है। तो पिरामिड ऐसा करके कुछ होता है हमारे पास, और उसमें हम लोग इधर ये बीच में डिमार्केट कर देते हैं, इधर लेफ़्ट साइड, राइट साइड में फीमेल्स, लेफ़्ट साइड में मेल्स, या वाइस वर्सा। और उसके बाद ये एज ग्रुप हम लोग लिखते हैं 0 to 4, फिर 4 के ऊपर फिर एक और, ठीक है, 4 to 8 हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग बनाते जाते हैं। तो ये एज सेक्स पिरामिड है। यहाँ पे हम लोग जो ये वर्टिकल लाइन है उस पर हम लोग एज दिखा रहे हैं, और राइट साइड में फीमेल्स और लेफ्ट साइड में मेल्स, तो ये एज सेक्स पिरामिड हो जाता है। इस पर क्वेश्चंस आते हैं कि डेवलपिंग नेशंस का एज सेक्स पिरामिड कैसा होगा, ब्रॉड बेस होगा या नहीं होगा। तो इंडिया का जैसे एज सेक्स पिरामिड है वो ऐसे है, ब्रॉड बेस है, ठीक है। जबकि डेवलप्ड नेशंस का जो पिरामिड होता है वो हमें लगभग रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। तो उसमें हर एज ग्रुप के जो मेल्स और फीमेल्स का परसेंटेज है वो लगभग बराबर रहता है। जबकि डेवलपिंग नेशंस में देखा गया है कि यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो ये डेवलपिंग है, ये डेवलपिंग नेशंस के लिए है और ये डेवलप्ड के लिए है। एजिंग ऑफ पॉपुलेशन, एजिंग का मतलब होता है जब किस तरह से वो बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है। तो वो भी एज निकाला जा सकता है एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ वगैरह से। मैरिटल स्टेटस ऑफ ह्यूमन, ये क्वेश्चन आ चुका था 2020 में कि कितने कैटेगरीज हैं मैरिटल स्टेटस के ह्यूमन में। तो हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं, उसमें ऑप्शन था 3, 4, 2 ऐसे करके। तो 5 कैटेगरीज होते हैं। सिंगल मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है वो, मैरिड जिनकी मैरिड है और वो अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं, विडोड जिनका
हस्बैंड या जिनकी वाइफ का डेथ हो चुका है और वो उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, वो विडोड में आएंगे। डाइवोर्स में सेम, डाइवोर्स जिसका हो चुका है लेकिन वो लोग साथ में नहीं रह रहे हैं। और तीसरा है दोबारा शादी नहीं किया उन्होंने, ये डाइवोर्स में है। और मैरिड बट लीगली सेपरेटेड, मैरिड हैं बट अलग अलग रह रहे हैं, लीगली अभी सेपरेट, लीगली सेपरेट हो चुके हैं वो लोग। तो ये हम मैरिड हैं बट लीगली सेपरेटेड, अलग अलग रहते हैं लेकिन अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ उनका। तो ये 5 कैटेगरीज थी जिसमें हम लोगों जिसमें यूएन ने मैरिटल स्टेटस को बांटा था। अब क्रूड लिटरेसी रेट है, तो लिटरेसी रेट मतलब कि कितने लोग एक एरिया में लिटरेट हैं। तो एल जो है यहाँ पे हमारा लिटरेट पॉपुलेशन को डिनोट कर रहा है और पी हमारा टोटल पॉपुलेशन को डिनोट कर रहा है, और इनटू 100 हम लोग लिटरेसी रेट निकाल लेंगे। एज स्पेसिफिक लिटरेसी रेट भी निकाल सकते हैं कि 0 to 4 में कितने हैं, या 4 to 8 में, या 10 to 20 एज ग्रुप में कितने लिटरेट हैं, तो वो हम लोग वहाँ पे एज स्पेसिफिक लिटरेसी रेट भी निकाल सकते हैं। चैप्टर 7 मोर्टेलिटी, चैप्टर 7, 8 और 9 मोर्टेलिटी, फर्टिलिटी 1, फर्टिलिटी 2, ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फॉर्मूलेज बहुत सारे हैं। डेमोग्राफिक ईयर बुक कौन पब्लिश करता है? यूएन पब्लिश करता है। क्रूड डेथ रेट क्या होता है? डेथ अपॉन टोटल पॉपुलेशन, डेथ टोटल डेथ इन अ ईयर एंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर, द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर, या मिडिल जो हमारा 1 जून को जो 1 जुलाई को जो पॉपुलेशन होता है वो हम लोग लेते हैं, ये डिनोमिनेटर में रहता है क्योंकि पॉपुलेशन तो पूरे साल का ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये जो 1 जुलाई को जो पॉपुलेशन है वो, या तो मिडिल ऑफ द ईयर भी बोलते हैं, तो वो पॉपुलेशन और टोटल डेथ एक साल में कितनी हुई है वो इंटू 1000, तो ये डेथ रेट हमारा निकाल देते हैं। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो उसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, E00, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 0, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 15। तो ये क्या होता है कि उस एज पे पहुंचने के बाद अभी कितना एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कब तक वो जीवित रहेंगे वो पॉपुलेशन, तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 30 के आसपास थी, जो कि बहुत लो थी, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे जो कंडीशंस अच्छे हुए, नेचुरल कैलामिटीज़ कम हो गई, तो उसकी वजह से हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गया था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट का मतलब होता है एज जो है वो 1 साल से कम है, यानी कि बच्चे का जो फर्स्ट बर्थडे है वो अभी नहीं अराइव हुआ है, तो उसमें D0 जो है, जो D00 जो डिनोट करा है यहाँ पे वो ये है कि एज 0, तो एज ग्रुप 0 में जिन बच्चों का डेथ हुआ है अपॉन टोटल बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, तो ये टोटल बर्थ है 1 साल में और इंटू 1000, ये हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताता है। मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ लेस देन फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये एक बायोलॉजिकल ड्रॉबैक है मेल्स के लिए, और ये ऐसा डेटा में पाया गया है वर्ल्ड वाइड कि फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। इसके कई लोगों ने, कई डेमोग्राफर्स ने इसका बायोलॉजिकल लॉजिक भी दिया है। कई ने ये कहा है कि मेल्स को क्या होता है, बाहर काम करने के लिए जाना होता है, तो इसलिए उनकी लाइफ को ज़्यादा थ्रेट होता है, एक्सीडेंट्स हो गए, आर्मी में जाना पड़ा लड़ने के लिए या बाकी चीज़ें, तो उनके लाइफ को ज़्यादा थ्रेट होता है, इसलिए उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम रहती है फीमेल के करस्पॉन्डिंग, जो कि एक फ्रूटफुल इन्वायरमेंट में रह रही हैं। तो इसलिए ये डेटा में पाया गया है। इसका रीज़न क्या है वो अभी अलग अलग डेमोग्राफर्स अलग अलग रीज़न को सपोर्ट करते हैं। फादर ऑफ डेमोग्राफी जॉन ग्रांट, ये हम लोगों ने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था। अब 2 शेप हम लोग पढ़ते हैं पॉपुलेशन मॉडल्स में, एक है डेवलपिंग कंट्रीज़ का और एक है डेवलप्ड कंट्रीज़ का। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो है वो जे शेप बनता है, जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। जापान एक डेवलप्ड नेशन है, यूएसए एक डेवलप्ड नेशन है, वहाँ का लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और डेवलपिंग नेशंस में हम लोग का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का कर्व है वो यू शेप होता है, यानी कि जब एज हम लोग 0 से ये 4 ईयर्स तक का एज ग्रुप है, तो वहाँ पे देखते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत लो रह रही है, ठीक है, बहुत लो रह रही है। स्टार्टिंग में थोड़ी हाई रहती है, फिर लो हो जाती है, और फिर एक समय तक काफ़ी लो रहती है, उसके बाद फिर अचानक से बढ़ जाती है, ठीक है। जबकि जापान के केस में क्योंकि वहाँ पे डेवलप्ड नेशन है, तो वहाँ पे हॉस्पिटल्स और बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी वहाँ कम रहती है, इस वजह से स्टार्टिंग में थोड़ा लो रहता है, उसके बाद फिर ये हाई हो जाता है। तो ये एक फ़र्क दिखेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि
किस डेवलपिंग नेशन का, इंडिया का जो ग्राफ है ग्रोथ मॉडल का वो कैसा है, तो ये है, इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं होना चाहिए, मोर्टेलिटी रेट होना चाहिए। यहाँ पे ये गलत है, मोर्टेलिटी रेट होना चाहिए, यहाँ पे भी मोर्टेलिटी रेट ही होना चाहिए। तो मोर्टेलिटी रेट हम लोग देखेंगे कि बच्चा जब होता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा हाई रहता है इंडिया जैसे देशों में जो कि डेवलपिंग है, और उसके बाद एक एज ग्रुप के बाद काफ़ी कम रहता है, फिर बढ़ने लगता है। और जबकि डेवलप्ड नेशन है उनका स्टार्टिंग में थोड़ा सा हाई रहता है, उसके बाद एक बार गिरता है और फिर अंत में ही जाके फिर वो ऊपर जाता है। तो ये है, तो स्टार्टिंग पे जो ये वाला एरिया है ये हमें दिखा देता है कि कंट्री डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। लोवेस्ट IMF किस देश का है, स्वीडन का है, ये याद रखना है। 0 to 28 डेज में जो होता है वो नियोनेटल कहा जाता है। 28 डे टू फर्स्ट ईयर जो है पोस्ट नियोनेटल कहा जाता है। ये दो चीज़ें, और उसके पहले ज़ीरो मतलब जब बच्चा पैदा नहीं हुआ होता तो उसको फीटस बोलते हैं, फीटल बोलते हैं। ठीक है, एंडोजिनस फैक्टर्स क्या होते हैं, एंडोजिनस मतलब जो अंदर से हैं वो बायोलॉजिकल होते हैं हमेशा, और एक्सोजेनस जो फैक्टर्स होते हैं वो सोशल, कल्चरल या इकोनॉमिक होते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक को समझते हैं, जैसे कि अगर कोई बच्चा किसी गरीब फैमिली में पैदा हुआ है और उसको कुछ बीमारियां हैं बचपन में, तो वो उनके उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसको इलाज देने का और उसकी डेथ हो जाती है, तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी में काउंट हो जाएगा वो बच्चा। जबकि एक अगर वो रिच फैमिली में पैदा हुआ है तो उसके पेरेंट्स उसको एक अच्छा केयर दे सकते हैं जिससे उसकी जान बच सकती है, तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी में काउंट नहीं किया जाएगा उस समय। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो एक्सोजेनस फैक्टर है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिससे कि मोर्टेलिटी पे फ़र्क पड़ता है। मोर्टेलिटी रेट ऑफ मैरिड पीपल इज़ लेस देन मोर्टेलिटी रेट ऑफ अनमैरिड पीपल। तो मैरिड पीपल का जो मोर्टेलिटी रेट है ये एक रिलेशन था, ये पाया गया था सेंसस में कि मैरिड पीपल का जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम है अनमैरिड से। तो इसके कई सारे मे बी बायोलॉजिकल कारण हो या कुछ भी हो सकता है, तो ये बस एक कंडीशन था। अर्बन मोर्टेलिटी रेट इज़ लेस देन रूरल मोर्टेलिटी रेट, तो पॉल्यूशन या फिर बाकी चीज़ें इसकी रीज़न हो सकती हैं। चैप्टर 8 फर्टिलिटी। बेबी बूम जो आया था वो अर्ली 1930s में भी आया था, और उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 इस टाइम पे भी आया था। तो बेबी बूम में क्या होता है, अचानक से जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है वो बढ़ जाता है। उसका रीज़न ये था कि जब हमारे जो मैक्सिमम जो सोल्जर्स थे वो मेल थे, जब वो फैमिली के साथ रीयूनाइट होते हैं तो लोग अपनी फैमिली प्लानिंग या फैमिली को आगे बढ़ाना ये सब सोचते हैं उसके बाद, तो इसलिए हमारा पॉपुलेशन बेबी बूम कहा जाता है इसको, बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं एक ही समय पे। फर्टिलिटी और फेकेंडिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको समझना ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। फेकेंडिटी जो होती है द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, तो कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, अगर फेकेंडिटी काउंट करनी है तो हम लोग एक पॉपुलेशन में, एक एरिया में काउंट करेंगे कि कितनी लड़कियां हैं जो 15 to 49 ईयर्स एज में है, रिप्रोडक्शन एज में है, और अपॉन टोटल फीमेल्स, तो वो हमारा फेकेंडिटी काउंट कर देगा। और फर्टिलिटी काउंट करने के लिए जो हमारे एक्चुअल जो बर्थ हो रहे हैं हम लोग वहाँ पे वो काउंट करेंगे। तो फेकेंडिटी जो है वो मैक्सिमम लिमिट है फर्टिलिटी का, तो फेकेंडिटी से हमेशा छोटा होगा फर्टिलिटी, ये हमेशा हमको याद रखना है। स्टेरिलिटी और फैमिली साइज, इस पर हम लोग इसी चैप्टर में या नेक्स्ट चैप्टर में इस पर हम लोग बात करेंगे अभी। नेशनल फर्टिलिटी वर्सेस कंट्रोल, नेचुरल फर्टिलिटी वर्सेस कंट्रोल फर्टिलिटी। नेचुरल फर्टिलिटी में नो यूज़ ऑफ बर्थ कंट्रोल, तो जब हम लोग कोई भी बर्थ कंट्रोल यूज़ नहीं करें तो जो फर्टिलिटी होती है उसको नेचुरल फर्टिलिटी कहते हैं। और कंट्रोल फर्टिलिटी मतलब कि जब हम लोग कुछ उसको एक्सटर्नल फैक्टर से जब कंट्रोल करें तो उसे कंट्रोल फर्टिलिटी कहते हैं। मेनार्च, इस पर भी एक सवाल आया था, मेनार्च, मेंस्ट्रुअल, मेनोपॉज, ये क्या होता है, ये मैच द कॉलम में एक बार आया था। तो मेनार्च अगर याद है, सिर्फ एक भी याद है तो मैच द कॉलम हो जाएगा। तो मेनार्च जो होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, जब किसी लड़की को पहला मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है तब उसे मेनार्च कहते हैं, उस डेट को या उस पीरियड को मेनार्च कहा जाता है। पोस्टपार्टम एमनोरिया, तो पोस्टमार्टम क्या होता है, पोस्टपार्टम क्या होता है कि जब किसी महिला ने बेबी को बर्थ दिया हुआ है
उसके बाद कुछ समय तक वो बिकमिंग फर्टाइल आफ्टर चाइल्ड बर्थ, तो कुछ समय तक शी इज़ अनेबल टू कंसीव, तो उसको उस पीरियड को हम लोग पोस्टपार्टम बोलते हैं। ठीक है, इंडिया में यूजुअली ये पोस्टपार्टम पीरियड थोड़ा हाई होता है। इंटरमीडिएट वेरिएबल, ये भी किंग्सले, डेविस और ब्लेक ने दिया था। इंटरमीडिएट वेरिएबल का मतलब द इफेक्ट ऑफ नॉन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑन फर्टिलिटी। तो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ये सब जो फैक्टर्स हैं, जो अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसका डायरेक्टली फर्टिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है, पर वो इफेक्ट डालते हैं किसी सोसाइटी की फर्टिलिटी पे, तो उस चीज़ को किंग्सले, डेविस और ब्लेक ने स्टडी किया था। उस पेपर का नाम उन्होंने इंटरमीडिएट वेरिएबल्स कहा था। इंटरकोर्स वेरिएबल, वॉलेंटरी एब्सटिनेंस, फीटल मोर्टेलिटी फ्रॉम वॉलेंटरी कॉज, ये भी हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। वॉलेंटरी एब्सटिनेंस मतलब जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मचर्य, वैसा, तो वो होता है। वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, रजिस्टर्ड बर्थ इन द फर्स्ट ईयर, इन 1 ईयर, एक साल में। ये सेंसस के अलावा ये भी एक तरीका है रजिस्ट्रेशन मेथड। तो एक साल में जितने, एक कैलेंडर ईयर में जितने हमारे बर्थ वहाँ पे रजिस्टर होते हैं उसे हम लोग काउंट करते हैं एज अ बर्थ, लाइव बर्थ। सेंसस, नंबर ऑफ चाइल्ड एवर बॉर्न एंड नंबर ऑफ बर्थ इन लास्ट ईयर। तो जब सेंसस होता है तो हम लोग यहाँ 2 सवाल पूछते हैं, ये 2 सवाल कि नंबर ऑफ चाइल्ड एवर बॉर्न, तो किसी महिला से हम लोग ये पूछेंगे कि आपके अभी तक के कितने बच्चे हुए हैं आपके, ये पहला सवाल होता है। और दूसरा सवाल पिछले 1 साल में आपके कितने बच्चे हुए हैं। तो ये हमें, ये वाला सवाल जो है वो हमें करंट फर्टिलिटी रेट के बारे में बताएगा जो लेटेस्ट ईयर चल रहा है, और ये वाला हमें एक पास्ट डेकेड में या 2 डेकेड में जो हमें पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ था उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा ये। सैम्पल फर्टिलिटी सर्वे, तो फर्टिलिटी सर्वे भी करवाया जाता है, नंबर ऑफ चाइल्ड एवर बॉर्न और नंबर ऑफ बर्थ इन लास्ट सेंसस, ये सेम सवाल यहाँ भी पूछे जाते हैं फर्टिलिटी सर्वे में। तो ये वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एक हो गया, एक सेंसस हो गया, एक फर्टिलिटी सैम्पल फर्टिलिटी सर्वे। क्रूड बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ अपॉन टोटल पॉपुलेशन और इंटू 1000। फिर जनरल फर्टिलिटी, अब देखिए ये ऊपर से नीचे जब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग रिफाइन करते हुए जा रहे हैं और कुछ कुछ ऐड करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जनरल है क्रूड फर्टिलिटी रेट। क्रूड फर्टिलिटी रेट में कुछ और नहीं है, कच्चा रहता है, ऐसे ही है। तो ये आसान होता है कैलकुलेट करना, पर इसके बहुत ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक क्या है कि हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। 2 हमारा रीजन है, ए और बी, तो ए और बी का हम लोग क्रूड बर्थ रेट हो सकता है सेम हो, लेकिन फिर भी हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, या इसका कम है या इसका ज़्यादा है। तो हम ये नहीं कह सकते इसका कम है तो ए का क्रूड बर्थ रेट कम है तो ये अच्छी बात है, पॉपुलेशन का ग्रोथ कम हो रहा है, और इसका ज़्यादा है तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा हो रहा है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग उसको रिफाइन करके जनरल फर्टिलिटी रेट बनाए। जनरल फर्टिलिटी रेट में बी जो हमारा अभी भी बर्थ है, और पी आई जो है टोटल वुमेन इन चाइल्ड बियरिंग एज। तो जबकि यहाँ पे जो था टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन, ये टोटल पॉपुलेशन काउंट कर रहा है, ठीक है। इसमें मेल फीमेल सारे आ रहे हैं, और इसमें मेल्स तो आ ही नहीं रहे हैं, और फीमेल्स में भी सिर्फ वो फीमेल्स आ रही हैं जो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, जो कंसीव कर सकती हैं, यानी कि 49 टू 15 ईयर्स टू 49 ईयर्स एज ग्रुप में उन्हीं महिलाओं को यहाँ काउंट किया जा रहा है। तीसरा है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। एज स्पेसिफिक मतलब कि हम लोग यहाँ पे जो ग्रुप है वो ग्रुप को हम लोग डिवाइड कर ले रहे हैं, जैसे 15 टू 19, 19 टू 23, और उस एज ग्रुप में कितने बच्चे पैदा हुए हैं वो यहाँ पे BI में आ जा रहे हैं। तो ये हम लोग एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट आ जाता है। फिर एज स्पेसिफिक मैरिटल फर्टिलिटी रेट कंसिडरिंग ओनली मैरिड वुमेन। तो वहाँ पे अभी ऊपर जो हम लोग था, यहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन पूरी काउंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ मैरिड वुमेन को काउंट करेंगे, तो एज स्पेसिफिक मैरिटल फर्टिलिटी रेट आ जाएगा ये। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स एंड इज रिड्यूस्ड नॉट फॉर कोहोर्ट ऑफ 1000 फॉर सिंगल वुमेन बट फॉर सिंगल वुमेन। तो टोटल फर्टिलिटी रेट, या अभी तक हम लोग जो भी निकाले थे क्रूड बर्थ रेट या बाकी चीज़ें, तो उसमें हम लोग 1000 का वो लेके चलते हैं एक मल्टीप्लिकेशन। तो 1000 महिलाएं होंगी तो कितने बच्चे पैदा होंगे, ऐसा कुछ। और यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट में हम लोग वो एक वुमेन पे आ जाते हैं, सिंगल वुमेन, कि एक सिंगल वुमेन होगी तो कितने बच्चे पैदा कर रही है, ठीक है। तो ये एक सिंगल वुमेन के लिए होता है, तो ये हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, फीमेल चाइल्ड बर्थ
अभी तक जो बर्थ आ रहे थे हम लोग जो बी यूज़ कर रहे थे उसमें मेल या फीमेल बर्थ बेबीज़ दोनों काउंट कर रहे थे, लेकिन ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ फीमेल चाइल्ड बर्थ, इसमें मेल चाइल्ड जो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं मेल उनको काउंट ना करके सिर्फ फीमेल चाइल्ड बर्थ को ही काउंट कर रहे हैं। और टोटल वुमेन इन चाइल्ड बियरिंग एज, सारी महिलाएं जो चाइल्ड बियरिंग एज में 14 to 49 उनको काउंट करेंगे इनटू 1000। एक ये रिलेशन है जो कि आया था हम लोगों के एग्ज़ाम में यूजीसी नेट कि जीआरआर और टीएफआर में क्या रिलेशन होता है। तो जीआरआर टीएफआर इज़ मल्टीप्लाइड बाय समथिंग टू गेट जीआरआर, तो ये होता है। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो नंबर क्या है, ये फॉर्मूला दे दिया या एक्स दे दिया तो एक्स की वैल्यू पूछ लेगा, तो 0.49 होता है। ठीक है, और ये 49 आया कहाँ से, इसका एक आइडिया अगर देखा जाए तो टीएफआर जो होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, तो ये जो होता है इसमें सारे बच्चे काउंट होते हैं मेल या फीमेल। ठीक है, जबकि जीआरआर में सिर्फ फीमेल बर्थ काउंट हो रहा है, सिर्फ फीमेल बर्थ काउंट हो रहा है। ठीक है, और टीएफआर में सारे बर्थ काउंट हो रहे हैं। तो रेशियो लगभग 50-50 का रहता है हम लोगों का, 50% मेल 50% फीमेल, तो लगभग वहाँ से आता है ये 50%। 0.49 क्यों होता है, क्योंकि एक एडवांटेज होता है फीमेल को एट बर्थ, सॉरी बायोलॉजिकल एडवांटेज होता है मेल्स को, मेल बेबी को एट बर्थ, तो इस वजह से यहाँ पे 0.49 आता है। सेक्स इज एडजस्टेड बर्थ रेट, तो यहाँ पे एडजस्टेड बर्थ रेट जब निकालते हैं तो टोटल बर्थ इन अ गिवन ईयर बी यहाँ टोटल हो जाएगा ऊपर, और डिनोमिनेटर हम लोग W1 ये वुमेन इन एज ग्रुप 15 to 19, W2 वुमेन इन एज ग्रुप 20 to 24 ऐसे करके है। और उनका जो ये कांस्टेंट है 1 से 7 से 7 6, ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ये उनके वेट हैं, रेस्पेक्टिव वेट्स हैं, उससे हम लोग काउंट कर रहे हैं, उससे हम लोग मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। चाइल्ड वुमेन रेशियो जो होता है ये भी एक मेज़र होता है फर्टिलिटी का, जो कि बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें 0 to 4 एज ग्रुप में जितने पॉपुलेशन है, जो हमारी पॉपुलेशन है बच्चों की, वो अपॉन टोटल जो पॉपुलेशन है 15 to 44 ईयर एज ग्रुप में इंटू 1000। तो 1000 महिलाएं जो कि 15 से 44 साल के बीच में हैं, उनके रिस्पेक्ट में कितने बच्चे हैं, ये हमें ग्रोथ रेट देता है। मेल और फीमेल कॉन्ट्रासेप्शंस, कुछ मेजर्स आते हैं फर्टिलिटी मेजर, वो कॉन्ट्रासेप्शंस, उनके बारे में देखते हैं। कोइटस इंटरप्टस विड्रॉवल, तो इंटरकोर्स के टाइम पे अगर विड्रॉल कर दिया जाए, जब सेमेन फीमेल की बॉडी में नहीं जा रहा है, तो उसे कोइटस इंटरप्टस बोलते हैं। दूसरा है कॉन्डोम्स का यूज़, जो कि मेल सीमेन जो होता है उसको वो उससे भी वो वुमेन के बॉडी में नहीं जाता है, ये भी एक तरीका होता है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। और मेल स्टरलाइजेशन मतलब नसबंदी, तो ये 3 तरीके होते हैं जो मेल्स में किए जाते हैं, जिसमें कि ये ऑपरेशन बेस्ड है और ये दोनों ऑपरेशन, इसमें ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, दूसरा है फीमेल में रिदम मेथड होता है। रिदम मेथड में 2 होते हैं, कैलेंडर और टेम्परेचर। रिदम मेथड होता क्या है, जब वुमेन का जो साइकिल होता है पीरियड, तो उसमें जो जब पीरियड आने वाला होता है तो उसके 1-2 दिन पहले वाला जो टाइम होता है वो लो रिस्क टाइम होता है, जबकि क्योंकि वहाँ पे अगर सीमेन फीमेल बॉडी में जा रहा है तो भी वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। और इस मेथड के जो सपोर्टर थे, गांधी जी इस मेथड के सपोर्टर थे। गांधी जी ने इस मेथड को सपोर्ट किया था कि यही मेथड हमें यूज़ करना चाहिए, एक्सटर्नल किसी डिवाइस का या ऑपरेशन का यूज़ नहीं करना है। इसमें 2 मेथड होते हैं, कैलेंडर मेथड, टेम्परेचर मेथड। कैलेंडर मेथड में क्या होता है कि हम लोग महिलाएं जो अपने पीरियड्स को काउंट करके रख रही हैं रेगुलरली, तो उनके लिए हो सकता है। और टेम्परेचर मेथड में भी जब वो डेली सुबह उठ रही हैं बिस्तर बिना छोड़े, अगर वो अपना टेम्परेचर नाप रही हैं तो उससे ही पता चल सकता है। जब उसमें टेम्परेचर में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो वहाँ से पता चल सकता है कि पीरियड आने वाला है। दोनों मेथड के ड्रॉबैक हैं, अगर किसी महिला का इरेगुलर पीरियड है तो वो कैलेंडर मेथड नहीं यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। टेम्परेचर मेथड में भी अगर हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है या फिर बुखार आ जाए या किसी तरह से भी फ्लक्चुएशन दिखे टेम्परेचर में, तो वहाँ पे हम लोग इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते हैं। मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं, केमिकल कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं। तो उसका इंटर यूटेरिन डिवाइस IUD, इसमें एक एग्जांपल आता है कॉपर टी का।
तो ये यूज़ किया जाता है। ओरल होता है, ओरल पिल्स जिसे दिया जाता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। उसमें सेमन किलर्स होते हैं, तो वो हमारे स्पर्म को किल कर देते हैं, तो उसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं, तो ओरल पिल्स में वो होता है। फीमेल स्टरलाइजेशन, फीमेल वो सेम नसबंदी। और ओरल पिल्स में एक ये है कि इसके काफ़ी ड्रॉबैक्स पाए तो नहीं गए हैं, लेकिन ऐसा मिसकंसेप्शन है कि इसके बहुत ड्रॉबैक्स होते हैं। एबॉर्शन इज़ नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड रेदर पुट इन फैमिली प्लानिंग कंटेक्स्ट। ये सिर्फ इंडिया के कंटेक्स्ट में है। ये इंडिया में एबॉर्शन को कॉन्ट्रासेप्शन मेथड नहीं माना जाता है। इंडिया में इसको फैमिली प्लानिंग में काउंट किया जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन तब यूज़ होता है, जो रीज़न दिया गया था, कॉन्ट्रासेप्शन तब यूज़ होता है जब जो पार्टनर्स हैं, फीमेल और फीमेल दोनों पार्टनर जो हैं, वो कंसीव नहीं करना चाह रहे हैं, और तब कॉन्ट्रासेप्शन को यूज़ करते हैं वो लोग। और एबॉर्शन का ज़रूरत तभी आया होगा जब कंसीव हो चुका है। कंसीव हो चुका है का मतलब है या तो दोनों जो पेरेंट्स हैं, पार्टनर हैं, उन्होंने कॉन्ट्रासेप्शन मेजर्स नहीं लिए हैं, या तो उनका जो उन्होंने कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज़ किया था वो फेल कर गया। तो इस वजह से एबॉर्शन को इंडिया में सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में काउंट नहीं किया था, उसको फैमिली प्लानिंग में काउंट करते हैं। फर्टिलिटी 2, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्लान ऑफ एक्शन, इसको वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस भी कहा था बुकारेस्ट में। तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, 3 हुए थे, रोम, फिर बेलग्रेड और बुकारेस्ट। तो इस कॉन्फ्रेंस को वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस कहा था, इसीलिए इसको पॉपुलेशन ईयर भी कहा जाता है 1974 को। फर्टिलिटी ट्रांजिशन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी नोटिस्टी ने दिया था। ट्रांजिशन, फर्टिलिटी ट्रांजिशन और इन्होंने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो ये दोनों नोटिस्टीन के काम है। नॉर्थ स्टेट्स फर्टिलिटी रेट इज़ मोर देन साउथ स्टेट्स फर्टिलिटी रेट, ये इंडिया के कंटेक्स्ट में रूरल इंडियन फर्टिलिटी रेट इज़ मोर देन अर्बन फर्टिलिटी रेट। इसका रीज़न एक ये हो सकता है कि अर्बन एरियाज़ में फैमिली साइज़ छोटी रहती है, या वैसा एक नॉर्म बन जाता है, इस वजह से अर्बन फर्टिलिटी रेट कम होती है रूरल फर्टिलिटी रेट से। इंटरनेशनल, और दूसरी बात ये भी है कि रूरल इंडिया में और एंशिएंट टाइम से ही ये कहा जाता है कि जो नंबर होता है वो स्ट्रेंथ होता है, तो जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, तो इसलिए रूरल इंडिया में फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होती है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ चाइल्ड 1979 में मनाया गया था। 16th राउंड ऑफ NSS 1961-60 में, तो ये 16th राउंड हुआ था 1960 में, तो ये राउंड में से चांसेस कम है पूछने का। हायर एजुकेशन, higher the education lower the fertility, higher the education of male or female lower will the fertility. Inverse relation between economic status and fertility, inverse relation मतलब higher the economic status lower the fertility, ठीक है। तो इसलिए देखा जाता है कि जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है उनकी जो एवरेज फैमिली साइज है वो थोड़ी बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू रिच पीपल। तो ये एक रिलेशन ये भी पाया भी गया था डेमोग्राफिकली। हस्बैंड प्रोफेशनल जो होता है लोअर फर्टिलिटी रेट, अगर हस्बैंड जो है वो एक डे लेबरर है तो उसकी फर्टिलिटी रेट, उस फैमिली की फर्टिलिटी रेट हाई होगी, जबकि अगर वो प्रोफेशनल है तो उस फैमिली की फर्टिलिटी रेट कम होगी, ये भी पाया गया था। स्टडी डन ऑन दिस बाय अग्रवाल, ये जो स्टडी किया गया, ये जो प्रोफेशनल और फर्टिलिटी में जो रिलेशन निकाला गया था वो अग्रवाल ने निकाला था। सोशल कैपिलरिटी, आर्सन डुमंड, सोशल कैपिलरिटी में एक आ गया था कि जितना हमारा जो जैसे कैपिलरी ट्यूब होता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम होता है, हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें जब लिक्विड को रेज करना होता है तो कम प्रेशर से भी लिक्विड काफ़ी ऊपर तक रेज हो जाता है। तो आर्सन डुमंड ने कहा था कि जितनी फैमिली साइज़ छोटी होगी उतना ही हायर आप स्टेटस में, आप एक जो स्टेटस अचीव करनी है हायर स्टेटस, वो आप अचीव कर सकते हैं। चेंज एंड रिस्पॉन्स किंग्सले डेविस ने दिया था। किंग्सले डेविस ने इंडिया और पाकिस्तान की पॉपुलेशन पे भी काम किया था, पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, और फिर ये भी किया था चेंज एंड रिस्पॉन्स। थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन और कल्चरल लैग, ऑकबर्न ने किया था इस पर काम। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, लेविनस्टीन, इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल जिसे कहते हैं उसको लेविनस्टीन ने दिया था। इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ फर्टिलिटी, बेकर ने दिया था। थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस किसका कॉन्सेप्ट है, वो UN का कॉन्सेप्ट है। इसमें 12 इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर, रेडियो, इन पे रीच है कि नहीं जनरल पॉपुलेशन का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एनर्जी कंजम्पशन कितना है,
एट्सेट्रा। टोटल इस तरह के 12 इंडिकेटर्स यूज़ किए गए थे। और ये जो कॉन्सेप्ट है थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस, ये यूएन ने दिया था। इंडिया फर्टिलिटी इंक्वायरी, ये जो हुआ था वो सेंसस 1931 में हुआ था बाय घोष। माइग्रेशन, तो 3 तरीके से पॉपुलेशन चेंज होता है। एक होता है फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी और माइग्रेशन। ठीक है, फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी जो है वो नेचुरल है, और माइग्रेशन नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। डेटा ऑन एज, सेक्स, मदर टंग, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन ऑफ माइग्रेंट्स आर यूजफुल। तो जब हम लोग डेटा निकालते हैं माइग्रेशन के लिए, तो हम लोग वहाँ पे उसका जेंडर, उनका एज, उनकी मदर टंग जो है, उनका एजुकेशन कितना है, ऑक्यूपेशन क्या है, क्योंकि मैक्सिमम ये पाया जाता है कि ऑक्यूपेशन या एजुकेशन के लिए ही माइग्रेशन किया जाता है। इंटरनल माइग्रेशन मतलब विद इन द कंट्री, एक्सटर्नल माइग्रेशन मतलब आउट ऑफ द कंट्री। माइग्रेशन इज़ द फॉर्म ऑफ जियोग्राफिकल मोबिलिटी और स्पेशल मोबिलिटी। जियोग्राफिकल मोबिलिटी, जब हम लोग अपना ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट चेंज करते हैं तो उसे हम लोग माइग्रेशन टर्म देते हैं। परमानेंट माइग्रेशन, इंसॉल्व परमानेंट चेंज इन रेसिडेंस। तो परमानेंट माइग्रेशन का मतलब है कि जब हम लोग पूरी तरह से चेंज कर जाएं, जैसे मैं अभी जहाँ पे रहता हूँ, मैं अगर किसी और शहर में जाऊँ और वहीं पे बस जाऊँ, वहीं पे रहने लगूँ, वहीं पे अपना पूरा ऑक्यूपेशन करूँ, वहीं पे शादी कर लूँ, सब चीज़ें वहीं पे कर लूँ, तो मैं परमानेंट माइग्रेशन हो गया मेरा वहाँ पे। तो इसलिए एक टेम्प्रेरी माइग्रेशन होता है जो कि ऑक्यूपेशन या किसी काम के लिए टेम्प्रेरी बेसिस पे हम लोग जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं अपने होम पे। और परमानेंट माइग्रेशन में हम लोग वहीं पे जाके रहने लगते हैं पूरी तरह से। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब इनटू द टेरिटरी और आउट ऑफ द टेरिटरी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग इंटरनेशनली बात करते हैं तो हम लोग इमिग्रेशन या एमिग्रेशन की बात करते हैं, और जब इंटरनल या डोमेस्टिक की बात करते हैं तो इन माइग्रेशन या आउट माइग्रेशन लोग बोलते हैं, किसी रीजन के अंदर आना या बाहर जाना। ठीक है, ग्रोस माइग्रेशन में क्या होता है, टोटल इन माइग्रेशन प्लस टोटल आउट माइग्रेशन। ये यहाँ पे देखो फ़र्क है कि प्लस में और यहाँ माइनस में। नेट माइग्रेशन में क्या होता है कि टोटल बैलेंस कितना बना ओवर द ईयर। एक साल में टोटल इन माइग्रेशन 5,000 लोग मेरे एरिया में, मेरी टेरिटरी में आए हैं और 3,000 लोग बाहर गए हैं यहाँ से, तो टोटल इंक्रीज़ कितना हुआ, 2,000 का। तो वो ये है। और ग्रॉस माइग्रेशन में 5,000 लोग आए और 3,000 लोग गए, तो टोटल कितना हो गया, 8,000 का माइग्रेशन हुआ। ठीक है ना, 8,000 लोग डिस्प्लेस हुए हैं। ये टोटल डिस्प्लेस जो पॉपुलेशन हो रही है उसको बताता है। और नेट माइग्रेशन मेरा जो पॉपुलेशन है, मेरी टेरिटरी का जो पॉपुलेशन है, वो ये बताता है कि कितना चेंज आया उसमें। माइग्रेशन स्ट्रीम, कॉमन एरिया ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। जैसे स्ट्रीम होता है, ठीक है, तो स्ट्रीम जैसे होता है, 2 एंड होते हैं इसके, ये इन होता है यहाँ से और यहाँ से आउट होता है। ठीक है, तो कॉमन इन, कॉमन आउट, तो ये कॉमन एरिया ऑफ ओरिजिन, कॉमन एरिया ऑफ डेस्टिनेशन, तो इसको हम लोग माइग्रेशन स्ट्रीम बोलते हैं। नोमैड्स कौन होते हैं, जिनका कोई रेसिडेंस नहीं होता है, उनको नोमैड्स बोलते हैं। जो कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी रहने लगते हैं, उनको नोमैड्स बोलते हैं। सीजनल क्या होते हैं, सीजनल माइग्रेटर्स वो होते हैं जिनका पास 2 रेसिडेंस विद इन अ ईयर, जो कि एक साल के भीतर 2 अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, कभी अपने घर पे, कभी अपने काम वाली जगह पे। तो वैसा अगर होता है तो उसे हम लोग सीजनल माइग्रेशन बोलते हैं। और माइग्रेशन डेटा इन सेंसस कैसे क्या क्या कलेक्ट करते हैं, तो माइग्रेशन प्लेस ऑफ बर्थ पहला, तो जहाँ सेंसस हो रहा है, मान लो सेंसस बेंगलुरु में हो रहा है और हमने पूछा आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, तो उसने बोला पटना, तो हमें पता चल गया कि वो माइग्रेशन करके आया हुआ यहाँ पे। दूसरा है प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, तो लास्ट रेसिडेंस मतलब पिछले 1 हफ्ते या 1 महीने पहले आप कहाँ थे। ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस, उसके बाद फिर प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑन अ स्पेसिफिक डेट बिफोर सेंसस। ठीक है, 1 महीने 2 महीने पहले कहाँ पे थे। और यहाँ लास्ट रेसिडेंस मतलब अभी कहाँ पे हैं या वैसा कुछ। ठीक है, अब रीज़न ऑफ माइग्रेशन, ये एक रीज़न है, आपका रीज़न क्या है। ठीक है, ये पहले इंक्लूड नहीं होता था, 1981 से ये इंक्लूड होने लगा है, उसके पहले नहीं इंक्लूड होता था ये रीज़न ऑफ माइग्रेशन। नेट माइग्रेशन जो होता है वो हमारा, जो माइग्रेशन की वजह से जो ग्रोथ होता है, टोटल पॉपुलेशन, न्यू सेंसस, अर्लियर सेंसस और नेचुरल इंक्रीज। नेचुरल इंक्रीज हम लोग B - D से निकाल लेते हैं
और टोटल पॉपुलेशन जो है वो हम लोग टोटल पॉपुलेशन नए वाले सेंसस का और पिछले वाले सेंसस का ये माइनस कर देंगे तो हमें नेचुरल इंक्रीज वो मिल जाएगा डिफरेंस पॉपुलेशन में, और बी माइनस डी कर देंगे तो नेचुरल इंक्रीज मिल जाएगा। तो जो बाकी जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ होगा वो नेट माइग्रेशन की वजह से ही हुआ होगा। तो नेट माइग्रेशन पे हम लोग क्रॉस चेक करने के लिए ये फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं। तो इससे इस फॉर्मूले से हम लोग ये देख सकते हैं कि इनलीगल माइग्रेंट्स हमारे पास कितने हैं, हम लोग ये पता कर सकते हैं, क्योंकि माइग्रेशन का भी हमारे पास डेटा अलग से रहता है और इस फॉर्मूले से हम लोग उसको मैच कर सकते हैं वो सही है या नहीं। माइग्रेशन रेट जो होता है, इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन, ये नेट माइग्रेशन हो गया अपॉन टोटल पॉपुलेशन और इनटू 1000। लॉ ऑफ माइग्रेशन रेवनस्टीन ने दिया था, फीमेल अपीयर्स टू डोमिनेट शॉर्ट जर्नी माइग्रेट्स। तो फीमेल्स का एक देखा गया कि माइग्रेशन में जो होता है, जो शॉर्ट जर्नी होती है, जब जैसे सिटी टू सिटी या विद इन स्टेट जो माइग्रेशन होता है उसमें महिलाओं का ज़्यादा प्रपोर्शन है। ठीक है, जैसे एक कॉमन चीज़ है शादी। तो शादी के बाद जो है, जो एक फीमेल है जो अगर लोकली शादी की गई है लोकल में, तो एक शहर से दूसरे शहर में या एक गांव से दूसरे गांव इतने ही दूर तक, तो ये लोकल माइग्रेशन में फीमेल्स, यहाँ पे फीमेल तो माइग्रेट कर गई, लेकिन जो मेल्स माइग्रेशन होते हैं वो एक शहर से दूसरे शहर, एक दूर का लंबा माइग्रेशन वहाँ पे देखा जाता है मेल्स के केस में, और फीमेल्स के केस में छोटा माइग्रेशन देखा जाता है। ठीक है, अर्बन माइग्रेशन इज़ डोमिनेटेड बाय मेल्स और रूरल माइग्रेशन इज़ डोमिनेटेड बाय फीमेल्स। तो रूरल टू रूरल में फीमेल्स हैं और रूरल टू अर्बन में मेल्स हैं। इसका जो सबसे बड़ा पर्पस है वो है ऑक्यूपेशन या एजुकेशन, और इसका जो मेजर रीज़न है उसके पीछे है मैरिज। डेस्टिनेशन जहाँ पे जैसे बेंगलुरु है, ठीक है, और डेस्टिनेशन का जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वहाँ का लिटरेसी रेट कुछ होगा। तो बेंगलुरु का मान लेते हैं लिटरेसी रेट 90 है। ठीक है, लिटरेसी रेट ऑफ ओरिजिन मान लेते हैं पटना है और उसका लिटरेसी रेट है मान लेते हैं 70 है। ठीक है, तो पटना का कोई आदमी है जिसका लिटरेसी रेट है लेट से 85, ठीक है, जो कि इससे बड़ा है। ठीक है, और वो माइग्रेट करता है बेंगलुरु जाने के लिए। रीज़न क्या है माइग्रेशन का? क्योंकि इसके लिटरेसी के हिसाब से, ये पोस्ट ग्रेजुएट है जो भी है, उसके हिसाब से उसको यहाँ पे ऑक्यूपेशन नहीं मिल रहा है या काम नहीं मिल रहा है उस लेवल का, तो वो माइग्रेट करके बेंगलुरु जाता है अपने काम के लिए। लेकिन वो जब बेंगलोर जा रहा है तो उसका तो लिटरेसी रेट 85 है, और वो जब वहाँ काउंट होगा तो वो ओवरऑल इसकी लिटरेसी रेट गिरा देगा। ठीक है, दूसरी तरफ इसकी लिटरेसी रेट भी गिरा रहा है, क्योंकि ये जब तक था तो लिटरेसी रेट यहाँ की हाई थी थोड़ी सी ओरिजिन पॉपुलेशन की, जबकि ये जब बाहर चला जाएगा तो इसकी लिटरेसी रेट 70 की 70 ही बनी रहेगी, और जबकि ये यहाँ जाएगा तो इसकी लिटरेसी रेट 90 से थोड़ी कम हो जाएगी। ड्यू टू माइग्रेशन लिटरेसी ऑफ बोथ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन इज डिटेरियोरेटेड। इनको क्या क्या बोलते हैं? जो 4 तरह के माइग्रेशन होते हैं हमारे, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, रूरल अर्बन टू अर्बन, इनको क्या बोलते हैं? रूरल टू रूरल में रूरल टर्नओवर, और अर्बन टू अर्बन में अर्बन टर्नओवर। ये सिंपल है। रूरल टू अर्बन में पुश पुल एक्टिविटी। पुश पुल मतलब यहाँ पे पुश हो रहा है कि खेत कम बचे हुए हैं, बाहर जाओ, पुश हो रहा है रूरल तरफ से, और अर्बन तरफ से पुल हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं, नौकरियां वहाँ पे हैं काफ़ी सारी, तो वो आसपास के जो रूरल एरियाज हैं वहाँ से पॉपुलेशन को पुल कर रहा है अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर रहा है। उसका रिवर्स होता है ये अर्बन टू रूरल, रिवर्स पुश बैक। ठीक है, यहाँ पे अचानक से नौकरियाँ बहुत ज़्यादा थी लेकिन अब कम हो गई हैं और लोग अपने रूरल एरिया में वापस जा रहे हैं, तो वैसा कुछ। सबसे ज़्यादा जो देखा गया है माइग्रेशन, वो 70% जो देखा गया रूरल टू रूरल में। ठीक है, ये हाई सबसे ज़्यादा हाई यहीं पे पाया है। इस पर एक क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा माइग्रेशन कौन से टाइप का होता है, तो रूरल टू रूरल टाइप होता है। ठीक है, वैसे ये 1971 का डेटा है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ माइग्रेशन एनालिसिस, एवरेट ली इन्होंने दिया था। सिक्वेंशियल माइग्रेशन, चिल्ड्रन एंड वाइफ आर सपोज टू फॉलो फादर एंड हस्बैंड। सिक्वेंशियल माइग्रेशन, अब हस्बैंड जो है वो ऑक्यूपेशन के लिए पटना से बेंगलुरु जा रहा है, तो उसके साथ साथ उसके जो वाइफ है और चिल्ड्रन है उनको भी जाना पड़ेगा। ठीक है,
वो सिक्वेंशियल माइग्रेशन है, एक जा रहा है तो उसकी वजह से दूसरे या तीसरे को भी जाना पड़ रहा है, तो ये सिक्वेंशियल माइग्रेशन है। और रैपिड माइग्रेशन रेट सबसे ज़्यादा जहाँ जिस देश का माइग्रेशन रेट था हिस्ट्री में वो है इसराइल। इसराइल जब 1948 में बना था उसके बाद से इन्होंने सबसे पहला एक्ट जो लाया था कि कोई भी ज्यू है तो वो इसराइल में आ सकता है, इसराइल उसका घर है। दुनिया भर के ज्यू इसराइल में इमिग्रेशन लेना स्टार्ट किए थे और उसकी वजह से रैपिड इमिग्रेशन रेट वहाँ पे देखा गया था। चैप्टर 11 पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योग्राफिक एरिया एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रेसिडेंस। तो अर्थमेटिक डेंसिटी जो होती है वो पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया, तो ये अर्थमेटिक डेंसिटी होती है, इसे कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशनल साइकोलॉजिकल डेंसिटी जो होती है पॉपुलेशन अपॉन कल्टिवेबल एरिया, कल्टिवेबल लैंड, कितना कल्टिवेबल लैंड है जिससे हम लोग फूड रिसोर्सेज या चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो एरिया सिर्फ काउंट करेंगे। यहाँ टोटल एरिया, यहाँ फॉरेस्ट और बाकी चीज़ें भी काउंट हो जा रही हैं, यहाँ पे सिर्फ कल्टिवेबल एरिया काउंट हो रहा है। एग्रीकल्चर डेंसिटी पॉपुलेशन माइनस अर्बन एरिया, तो पॉपुलेशन माइनस अर्बन सिर्फ रूरल पॉपुलेशन काउंट करेंगे और टोटल कल्टिवेबल एरिया में देखेंगे, तो ये हमारा एग्रीकल्चर डेंसिटी हो जाता है। सेटलमेंट डेंसिटी एरिया रिक्वायर्ड फॉर 1 लाख पीपल, 1 लाख लोगों को सेटल करने के लिए कितनी एरिया की रिक्वायरमेंट हो रही है उसे हम लोग सेटलमेंट डेंसिटी कहते हैं। रूरल डेंसिटी और अर्बन डेंसिटी क्या होता है, सेटलमेंट डेंसिटी फॉर रूरल और अर्बन एरियाज रेस्पेक्टिवली। लिस्ट ऑफ स्टेट्स ऑन डेंसिटी, ये एक इम्पॉर्टेंट है जिस पे एग्ज़ाम में आता है सवाल, इसमें हम लोग को लिस्ट पढ़ने होते हैं, ये हम लोग बाद में देखेंगे। अर्बन प्लेस, साइज ऑफ पॉपुलेशन, अर्बन प्लेस डेफिनेशन तो बोल देते हैं हम लोग अर्बन एरिया, लेकिन अर्बन एरिया होता क्या है, तो साइज़ जो पॉपुलेशन होना चाहिए वो 5000 से ज़्यादा होना चाहिए, डेंसिटी 1000 पर स्क्वायर माइल से ज़्यादा होना चाहिए, प्रोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी जो 3/4 है वो नॉन एग्रीकल्चर होना चाहिए, तब हमें अर्बन कहेंगे, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट या म्यूनसिपैलिटी ऐसा कुछ। तो ये 4 जो कंडीशन है अगर ये होंगी फुलफिल तब हम उसे अर्बन कहते हैं। इंटरनेशनल अर्बन रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इसने बोला था पॉपुलेशन मोर देन 20,000, जो ऊपर 5,000 का था रिक्वायरमेंट, इसको उन्होंने 20,000 बना दिया था और कहा था कि 20,000 से मोर अगर किसी एरिया का पॉपुलेशन है तो उसे हम लोग अर्बन कह देंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ दीज 3 रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अर्बन एग्लोमरेशन, सिटी टाउन प्लस सब अर्बन आउटस्कर्ट्स, तो हमारे पास जैसे मान लो ये हमारा बेंगलोर शहर है, ठीक है, और उसके आसपास यहाँ पे सब गांव हैं आसपास, तो इसको ये पूरे को अगर हम लोग काउंट करें तो इसको हम लोग अर्बन एग्लोमरेशन बोलते हैं, ठीक है। अर्बन ग्रोथ क्या होता है, चेंज इन द साइज ऑफ अर्बन प्लेस और अर्बन पॉपुलेशन, सिर्फ साइज़ में नहीं, पॉपुलेशन में नहीं, सिर्फ साइज़ में भी। अर्बन एरिया हमारा ये था अभी, लेकिन कुछ समय बाद ग्रोथ होने की वजह से अर्बन एरिया हमारा ये हो गया, तो इसे भी हम लोग अर्बन ग्रोथ कहेंगे। या हमारा अर्बन एरिया यही है लेकिन पहले पॉपुलेशन इतने थे और अब हमारे पास पॉपुलेशन इतने हो गए हैं, तो हम इसे अर्बन, इससे भी हम लोग अर्बन ग्रोथ कहेंगे। तो साइज़ में या पॉपुलेशन में दोनों में चेंज आ रहा है तो हम लोग उसे अर्बन ग्रोथ कहते हैं। अर्बनाइजेशन क्या होता है, चेंज इन द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन अर्बन, चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ अर्बन। तो पॉपुलेशन हमारा अर्बनाइजेशन, जैसे हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है और इसमें अर्बनाइजेशन जो है वो 70% है, ठीक है। 70% मतलब 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ लिविंग इन अर्बन एरिया एंड 30% इज़ लिविंग इन रूरल एरिया, ठीक है। अगर ये रूरल एरिया, आसपास के रूरल एरिया के या इसमें जो रूरल एरिया में है वो भी अर्बन के हिस्से बन जाएँ और अब हमारा नया जो परसेंटेज है वो 80% हो गया अर्बन एरिया में, तो हम इसे कहेंगे अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बेनिज्म, वे ऑफ लाइफ एसोसिएटेड लिविंग इन अर्बन एरिया, तो वे ऑफ लाइफ, तो वे ऑफ लाइफ में जैसे स्मॉल फैमिली नॉर्म है और एजुकेशन है या बाकी चीज़ें, तो उसको हम लोग अर्बनिज्म में बोलते हैं। पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, तो ये PU अर्बन पॉपुलेशन अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100 और रेशियो ऑफ अर्बन रूरल, तो अर्बन अपॉन रूरल, ये सिंपल रेशियो आ जाता है, ठीक। तो दोनों को हम लोग यूज़ करते हैं अर्बन और अर्बनाइजेशन पता करने के लिए।
साइज ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेसिडेंस ऑफ द मीडिया इनहेबिटेंट, टेम्पो ऑफ अर्बनाइजेशन, और इंडियन टाउन्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरीज। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करके क्लास 6 तक हम लोगों ने टाउन्स को क्लासीफाई किया है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द टाउन। चैप्टर 12 लेबर फोर्स। लेबर फोर्स को ही हम लोग इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन या वर्किंग पॉपुलेशन, जो हमारा आया था 15 to 59, ये जो एज ग्रुप है जो हम लोग डिपेंडेंसी रेशियो में भी अभी पढ़ा हम लोगों ने, वो आता है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट L/P इंटू 100, लेबर अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। जनरल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सेम फॉर्मूला है, लेबर इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59, यहाँ पे जो है लेस देन और मोर देन वाले भी आ जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ उस एज ग्रुप में जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन हमारा जो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है उसी एज ग्रुप को हम लोग काउंट करेंगे यहाँ पे। अनएम्प्लॉयमेंट वर्सेस अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वर्क फॉर नो ड्यूरेशन, ठीक है ना। अब ड्यूरेशन क्या है, इसको हम लोग 1 हफ्ता या 1 महीना ले सकते हैं। तो उस 1 या 1 हफ्ते के टाइम में हमें वर्क नहीं मिला तो उसे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। और वर्क फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, वर्क मिल रहा है पर पिछले 1 महीने में हमेशा काम नहीं मिल रहा है, 4-5 बार काम मिला तो उसे हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। और 1 बार भी काम नहीं मिला तो हम उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। तो ये हमारा फ़र्क है। चैप्टर 13 पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पर कैपिटा नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ये पर कैपिटा नेशनल इनकम होता है। यूनाइटेड नेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट, UNRIST, ये फुल फॉर्म आ सकता है तो इसलिए लिखा हुआ है। लिस्ट हैज़ प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ इंडिकेटर्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उन्होंने लिस्ट एक डेवलप किया था, तो बस यहाँ फुल फॉर्म हमें याद रखने की ज़रूरत है। डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ डेवलपिंग नेशंस इज़ मोर देन डेवलप्ड नेशंस। डेवलप्ड नेशंस में जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर वो 15 to 59 इस एज ग्रुप में ही है, इसलिए वहाँ का डिपेंडेंसी रेशियो कम है और यहाँ का डिपेंडेंसी रेशियो डेवलपिंग कंट्रीज़ में डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा है। दूसरा रीज़न है कि यहाँ का बर्थ रेट ज़्यादा है, इस वजह से ये इनका डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा है। हायर बर्थ रेट हायर डिपेंडेंसी रेशियो, ये रीज़न है। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसमें ये कहा गया कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल बिलो 14। तो 14 ईयर्स के बिलो जो जितने बच्चे होंगे उनको कंपलसरी एजुकेशन है। हेल्थ, तो ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कितने साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन के लिए कहा गया, तो 16, 18, 14, 10 ऐसे। WHO जो है वो हेल्थ के लिए होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो हेल्थ का जो डेफिनेशन जो WHO ने दिया था वो ये था कि फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, सिर्फ मेंटल या फिजिकल नहीं, सोशल वेलबींग भी अगर हो तब हमें कहेंगे कि वो एक हेल्दी पर्सन है। मुदलियर कमेटी के हिसाब से एक डॉक्टर इन्होंने प्रिस्क्राइब किया था कि हर 3500 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर हो और हर एक हॉस्पिटल बेड पे नॉट मोर देन 1000 पॉपुलेशन हो, ठीक है। तो डॉक्टर और पॉपुलेशन का रेशियो 1:3500 और बेड और पॉपुलेशन का रेशियो 1:1000, ये रेशियो प्रिस्क्राइब किया गया था। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और NNP, ठीक है। ये सारे जो होते हैं ये अलग अलग मेजर्स होते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या चीज़ें काउंट करने के लिए। तो इनके फुल फॉर्म्स आ सकते हैं और इनमें रिलेशनशिप भी पूछ सकता है, जैसे GDP इज़ मोर देन GNP या ऐसे कुछ। तो ये मोर लेस देन GNP ये होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं। पॉपुलेशन पॉलिसीज़, फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी कौन दिया था, बेरेल्सन ने दिया था। ट्रांसमाइग्रेशन जो है वो इंडोनेशिया और मलेशिया का एक अच्छा एग्जांपल है। मलेशिया में ये एक स्कीम स्टार्ट की गई थी ट्रांसमाइग्रेशन के लिए, तो ये 2 एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, जब ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब होता है कि जब एक एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाए, किसी एक देश का, कोई एक देश है उसका एक एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाए,
तो हम गवर्नमेंट क्या करती है कि रिसोर्सेज क्योंकि यहाँ पे डिप्लीट हो रहे हैं, इस वजह से इनको यहाँ से हटाना स्टार्ट करेंगे। अब हटा कैसे सकते हैं, तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का अलाउ नहीं करता ये चीज़, तो हटाने के लिए कुछ स्कीम्स बनाई जाती हैं, तो उनको उस हिसाब से वहाँ से डिस्प्लेस किया जाता है कि आपको हम लोग रेसिडेंस देंगे, आपको बेसिक इनकम देंगे, या जॉब, आपको जॉब सिक्योरिटी या बाकी चीज़ें। तो उसकी वजह से हम लोग इनको पॉपुलेशन को अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये ट्रांस माइग्रेशन होता है, ठीक है। इसको हम लोग स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन भी बोलते हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन। प्रो नेटलिस्ट प्रॉपर्टी पॉलिसीज वर्सेस एंटी नेटलिस्ट। प्रो नेटलिस्ट मतलब पॉपुलेशन बढ़ाओ, ये प्रो नेटलिस्ट हैं। एंटी नेटलिस्ट मतलब पॉपुलेशन घटाओ, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ये मैल्थस ने दिया था, ये पहले भी पढ़ चुका हम लोगों ने। इंडिया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में हुआ था स्टार्ट, और इंडिया दुनिया का पहला देश था जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा था, फर्स्ट इन द वर्ल्ड। तो ये हमें देखना है, ये हमें ईयर और इंडिया फर्स्ट पहली कौन सी कंट्री थी फैमिली प्रोग्राम बनाने के लिए, तो इंडिया थी। बियॉन्ड फैमिली प्लानिंग ये एक पेपर था, बर्नेट बेल्सन ने दिया था, सेम ऊपर हम लोगों ने लिखा था अभी बर्नेट बेल्सन, ठीक है, वो सेम है। सेकेंड वर्ल्ड पॉपुलेशन बेलग्राड ये हम लोगों ने पहले भी देख चुका है। वर्ल्ड पॉपुलेशन ईयर ये भी हम लोगों ने देख चुका है। रोम ये भी हम लोगों ने देख चुका है, ठीक है। तो ये तीनों हम लोगों ने पहले भी 2 बार देख चुका है। तो रोम में पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था 1954, फिर बेलग्रेड में 1965, उसके बाद बुकारेस्ट में 1974, और 1974 को ही हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन ईयर भी कहते हैं। और ये हमारा लास्ट चैप्टर है, इंडियाज़ पॉपुलेशन पॉलिसी। पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया, प्यारे कृष्णन वट्टल, इन्होंने पीके वट्टल, इनका एक बार और नाम आया था, पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स इन इंडिया। तो इन्होंने ही पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स इन इंडिया ये बताई थी, इस पर काम किया हुआ था। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ मल्टीपर्पज़ वर्कर स्कीम 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में ये मल्टीपर्पज़ वर्कर स्कीम इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि एक मेल और एक फीमेल होंगे फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 5000, ठीक है। तो हर सरकारी हॉस्पिटल में एक मेल अटेंडेंट और एक फीमेल अटेंडेंट होंगी फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 5000। तो कोई एरिया है जिसका पॉपुलेशन 5000 है, तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल होगा जिसमें एक मेल अटेंडेंट और फीमेल अटेंडेंट होंगे, और वो घर घर जाके या बाकी चीज़ें वो लोग मैनेज करेंगे, तो वो उनका काम होगा। तो ये जो है फिफ्थ 5 ईयर प्लान में इस स्कीम को यूज़ किया गया था। इसको मल्टीपर्पज़ वर्कर स्कीम कहा गया था। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर स्कीम, इसको 1977 में लाया गया था। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में इसको लाया गया था। हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000, ये एक पॉलिसी, ये हमारा विजन था, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000। बोर कमेटी 1946 में आई थी, ये इसमें मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ पे ध्यान देने के लिए सुझाव दिए गए थे। फिर मुदलायर कमेटी आई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये पहला कमेटी था जो पॉपुलेशन पे काम किया था। और जोसेफ बोर कमेटी, ये पॉपुलेशन से इंडिपेंडेंस से पहले आए थे। श्रीवास्तव कमेटी 1974, याद रखें 1974 पॉपुलेशन ईयर भी था, उस साल आया था। उसमें हेल्थ सर्विस एंड मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ सर्विस और साथ साथ इंडिया में जो मेडिकल एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए बात की गई थी। तो ये हमारे नोट्स सारे कंप्लीट होते हैं। ये नोट्स जो थे वो बनाए गए थे प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़ बाय डॉक्टर आशा भिंडे। तो इनकी बुक जो है बहुत प्राइम बुक है पॉपुलेशन स्टडीज़ की तैयारी करने के लिए, और इनकी बुक से ये नोट्स बनाए गए थे। क्योंकि बुक जो है वो रीसेंट पब्लिकेशन की नहीं है, रीसेंट एडिशन जो था सबसे रीसेंट वो 2001 सेंसस उसमें था, और अभी जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें 2011 का सेंसस है। तो इसलिए डेटा वहाँ से उस किताब से डेटा उठाना सही नहीं रहेगा। तो इसलिए उस किताब से जो कॉन्सेप्ट्स थे वो उसका समरी या उसका जो ब्रीफ है वो मैंने अपने नोट्स में भी आपको दिखाया है। आगे तैयारी करने के लिए इसके अलावा हमें SRS के जो डेटा है, सेंसस का जो डेटा है 2011 का, वो सब इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हमारा UGC नेट में एक अच्छा स्कोर हम लोग पेपर 2 में अचीव कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताएं, और आगे
अपने जो थॉट्स हैं वो शेयर करें कमेंट्स में, ताकि जो भी इम्प्रूवमेंट है वो मैं यहाँ कर सकूँ। थैंक यू।